सेना, नौसेना और थल सेना को अत्याधुनिक और खतरनाक हथियारों से लैस कर ज्यादा मारक बनाया जा रहा है। इसी दिशा में लंबी दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइल LRLACM निर्भय को भी इसी साल के अंत तक भारतीय सेनाओं को सौंपे जाने की उम्मीद है। ये मिसाइल इतनी ताकतवर है कि इसके दायरे में चीन और पाकिस्तान के बड़े बड़े इलाके आते हैं। भारत के दोस्त देश ग्रीस और ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को ड्रोन भेजकर मदद करने वाले तुर्की के बीच एजियन सागर में समुद्री सीमा, हवाई सीमा और आर्थिक क्षेत्र में लंबे समय से विवाद है। खबर है कि तुर्की को सबक सिखाने के लिए भारत ने ग्रीस को इसी LRLACM मिसाइल की पेशकश की है। इससे तुर्की खौफ में है। तुर्की का मीडिया इसे तुर्कियों को घेरने की चाल बता रहा है, तो भारत का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन कर रहा है। LRLACM मिसाइल है ही इतनी खतरनाक कि अगर ग्रीस ने इसे ले लिया तो तुर्की कभी ग्रीस के सामने आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। दुश्मनों पर कहर, निर्भय का बेजोड़ असर। लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल दुश्मन के लिए महाकाल। ग्रीस को निर्भय ऑफर, तुर्की को डर भयंकर। 1500 किलोमीटर तक मारक क्षमता, जद में चीन पाक का इलाका। दुश्मनों में भय, बेजोड़ मिसाइल निर्भय। भारत का ये अचूक हथियार दुश्मनों के लिए महाकाल है। पलक झपकते दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने की ताकत रखता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस ने ही पाकिस्तान को निढाल और अधमरा कर दिया। सोचिए, अगर निर्भय मिसाइल दागी जाती तो पूरा पाकिस्तान साफ हो जाता। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल यानी लंबी दूरी की LRLACM मिसाइल निर्भय मिसाइल इतनी ताकतवर है कि जब भारत ने इसे ग्रीस को ऑफर किया तो तुर्की में खलबली मच गई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन भेजकर मदद की थी। खबर है कि सरकार ने तुर्की को सबक सिखाने के लिए ग्रीस को निर्भय मिसाइल देने की अनौपचारिक पेशकश की है। ग्रीस सिटी टाइम्स में जैसे ही ये खबर छपी, तुर्की का पसीना छूट गया, क्योंकि निर्भय मिसाइल एयरबेस उड़ाने में माहिर मानी जाती है। तुर्की के घबराने की वजह निर्भय की बेशुमार ताकत है। यह लंबी दूरी की LRLACM क्रूज मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 1000 से 1500 किलोमीटर तक है। इसके अलावा ये मिसाइल परमाणु वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम है। पिन पॉइंट एक्यूरेसी और हाई मैन्यूवरेबिलिटी के साथ हमला करती है। नौसैनिक प्लेटफॉर्म से इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है, तो वहीं जमीनी प्लेटफॉर्म से इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। लंबी दूरी तक सटीक मारक क्षमता के कारण निर्भय मिसाइल चीन और पाकिस्तान के कई बड़े इलाकों को आसानी से ध्वस्त कर सकती है। अपनी इसी खासियत की वजह से निर्भय मिसाइल गेम चेंजर मानी जाती है। लंबी दूरी की निर्भय मिसाइल को DRDO ने विकसित किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के स्वदेशी मिसाइल निर्भय की मदद से ग्रीस आसानी से तुर्की के एयरबेस, रडार इंस्टॉलेशन और एयर डिफेंस सिस्टम को खाक कर सकता है। LRLACM मिसाइल की एक बड़ी खासियत यह है कि इसमें ब्रह्मोस की तरह लो फ्लाइंग और टेरेन हगिंग की क्षमता है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को दे सकती है चकमा। दुश्मन की रडार प्रणाली से छिपकर मार करने में सक्षम। सटीक निशाना लगाने में एडवांस नेविगेशन सिस्टम कारगर। भारतीय नौसेना की समुद्री हमला क्षमताओं को मिलेगी मजबूती। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की हवाई ताकत में कई गुना होगा इजाफा। दोनों तरह के वॉरहेड की क्षमता LRLACM को रणनीतिक और टैक्टिकल स्तर पर बेहद प्रभावी बनाती है। नवंबर 2024 में ही इस मिसाइल की सफल टेस्टिंग हो चुकी है। मल्टी रोल और सटीक हथियार प्रणाली LRLACM को और बेहतर बनाने के साथ इसे इसी साल के अंत तक भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल किया जा सकता है। ये मिसाइल दूर से ही ऐसा कहर बरपाएगी कि दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बात हम LRLACM की कर रहे हैं, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की, जो भारत बना रहा है। इस साल भारत की सेनाओं के पास भी होगा, लेकिन भारत ने, हमारी रिपोर्ट में आपने देखा है, जिस देश को ऑफर किया है उसने नस वहां पर दबाई है जहां पर नस दबनी भी चाहिए।
उसी तुर्की की जहां पर भूकंप आया, भारत सबसे पहले मदद लेकर पहुंचा, लेकिन तुर्की ने कहा पाकिस्तान हमारा दोस्त है और उसे अपने सारे वो ड्रोन दिए जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने भारत के शहरियों, भारत के इलाकों को निशाना बनाने के लिए हवा में भेजे थे। सब तबाह हो गए, लेकिन तुर्की का घमंड अभी चूर करने के लिए LRLACM ने जो दाग छोड़ा है, तुर्की अभी तिल मिला ही रहा है। मेरे साथ दो खास मेहमान, डॉक्टर रवि कुमार गुप्ता, पूर्व चीफ डायरेक्टर, मेरे साथ DRDO इस वक्त जुड़ गए। गुप्ता सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मेरे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड तपेश चौधरी, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। तपेश सर, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले रवि सर, आपका रुख करते हुए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो DEFEA जो 2025 13 से 15 मई के बीच में एथेंस में हुई थी, जो डिफेंस की एक्सपो कह सकते हैं हम, वहां पर भारत ने LRLACM को दिखाया था और ग्रीस शायद इसके लिए, ग्रीस का ध्यान भी उस तरफ आकर्षित हुआ। ये अनौपचारिक बातें हैं कि भारत ने ग्रीस को यह ऑफर किया है, ग्रीस ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है। आखिर इसके इंटरेस्ट दिखाने की खबरों से ही तुर्की इतना क्यों परेशान हुआ है? LRLACM है क्या भला? बिल्कुल सही कहा राजीव जी आपने। एक्चुअली डिफेंस एक्सपो के दौरान ही इस मिसाइल में काफी इंटरेस्ट दिखा था। ये रिपोर्ट्स पहले से थी। 3 मिसाइल्स वहां पे हिट थी बेसिकली। एक टॉमहॉक मिसाइल जो है यूएस की, एंड रशिया की कैलिबर मिसाइल, प्लस ये LACM मिसाइल जो है, इसको भी काफी लोगों ने इसमें इंटरेस्ट जनरेट हुआ था इसका। नाउ अभी इसके जो ट्रायल्स हुए हैं, उनकी रिपोर्ट जो आई हैं, उसके हिसाब से ये बहुत अच्छी है। और पहले इसमें रशियन इंजन यूज हो रहे थे, लेकिन अब इंडिजिनियस मानिक टर्बोफैन इंजन इसमें यूज हो रहा है, तो ये फुल्ली इंडिजिनियस हो गया है। नाउ इसमें डबल वॉर हेड भी होता है जो 2 टारगेट को एक साथ न्यूट्रलाइज कर सकता है। तुर्की की नींद हराम होना इसलिए जरूरी था कि जिस तरह का बिहेवियर हमारे पुराने रिलेशंस को ओवरलुक करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में उसने दिखाया था, तो उसको बेचैन करना हमारा कर्तव्य है। लड़ाई हमेशा सामने सामने नहीं लड़ी जाती, लड़ाई बैकडोर्स भी लड़ी जाती है। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी साइप्रस गए और तुर्की कंट्रोल्ड साइप्रस के बॉर्डर तक वो गए, और साइप्रस और ग्रीस को, दोनों को पहले न्यूज ये भी आई थी कि प्राइम मिनिस्टर ने ब्रह्मोस ऑफर कर दी अगर आपको चाहिए तो। लेकिन ब्रह्मोस का जो कैलिबर है और उसकी जो कैपेबिलिटी है वो LACM से बिल्कुल डिफरेंट है। LACM से ग्रीस के पास आने से ग्रीस के सारे जो मेन टारगेट्स हैं, डिफेंस टारगेट्स हैं, मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं, वो ग्रीस की रेंज में आ जाती है। अब ग्रीस को एक्चुअली तुर्की मिलिट्रीली जो है वो ग्रीस से ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ग्रीस क्या कर रहा है? ग्रीस बहुत अच्छे इक्विपमेंट में इन्वेस्ट कर रहा है जब से तुर्की ने उसके बेसिकली जो सी को कंट्रोल करना शुरू किया है, और ग्रीस को प्रॉब्लम्स हो रही है कि F-16 लिए, अभी 24 रफेल ऑर्डर्स फ्रांस से लिया है, तो हम भी रफेल ऑपरेट करते हैं, तो इससे और हमारा डिफेंस में डीलिंग अच्छी हो जाती है। तो उनके पास जो जखीरा है वो इन जो ग्राउंड बेस्ड मिसाइल्स का ग्रीस के पास कम है। और अभी क्या हुआ कि रिसेंट वॉर्स में, तीनों वॉर्स जो चल रहे हैं, एक तो रशिया यूक्रेन चल रहा है, अरब जो इजराइल और ईरान का, प्लस इंडिया का और पाकिस्तान का, तीनों ने ये दिखाया कि प्रिसीजन स्ट्राइक वाली मिसाइल्स की कैपेबिलिटी होना आज की डेट में बहुत जरूरी है। अगर वो कैपेबिलिटीज हैं तो आप एक्चुअली ग्राउंड से ही दूसरे कंट्री के एयर डिफेंसेस को तबाह कर सकते हो, जैसे इजराइल ने पहले 18 घंटे में करके दिखाया। तो इसलिए ग्रीस के पास ये मिसाइल कैपेबिलिटी आना, और इंडिया ने जिस तरह से अपने आप को सब वर्ल्ड के सामने दिखा दिया है कि हमारी कैपेबिलिटीज क्या थी और हमारी वेपन्स की कैपेबिलिटीज क्या थी, तो तुर्की की नींद इससे हराम जरूर होगी और होनी भी चाहिए। वाकई आप सही कह रहे हैं, तुर्की की नींद हराम होनी चाहिए और होनी भी चाहिए। ये इस पर जोर वाकई इस वक्त सही है, क्योंकि टेट फॉर टेट, शठे शाठम समाचरित, ये चीज़ होनी ही चाहिए। इसके बिना काम नहीं चलता अगर आपको स्ट्रेटेजिकली और डिप्लोमेटिकली कहीं पर स्टैंड करना है तो। रवि सर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रवि सर, LRLACM को बनाने के पीछे सोच क्या थी? एक सवाल मेरा आपसे ये है। और कहा जाता है कि LRLACM की खासियत यह है कि ये टेरेन हगिंग कैपेबिलिटी के साथ है, यानी ये लो फ्लाइंग के तौर पर चलती है, रडार की रेंज में नहीं आ पाती। ग्रीस को और तुर्की को एजियन सागर में इसके चलते क्या वाकई तो ग्रीस को हासिल होगी?
नमस्कार राजीव जी, बहुत सही बात कही आपने। देखिए क्या है कि मिसाइल का एक बहुत बड़ा एक स्पेक्ट्रम होता है। अलग अलग किस्म के मिसाइल अलग अलग काम के लिए काम में लाए जाते हैं। भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइल बहुत कम दूरी से लेकर के 100-150 किलोमीटर से लेकर के और 5,000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक के अग्नि 5 मिसाइल हमारे पास है, जो परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। इसी प्रकार हमारे पास शॉर्ट रेंज के लिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है, जो दुनिया का अपने आप में अनोखा मिसाइल है, जिसका कि रेंज करीब पुराना रेंज 300 के आसपास था, अब और अधिक रेंज का भी हमने ब्रह्मोस बना लिया है। और ये ध्वनि की गति से 3 गुना अधिक चलता है। लेकिन एक हमारे पास जो गैप था वो था लंबी दूरी की मिसाइल। वो लगभग 1,000 से 1,500 किलोमीटर तक का दूरी तय करती हो, लेकिन बेशक सबसोनिक हो, उसकी रफ्तार बेशक सुपर आपके ब्रह्मोस की जितनी ना हो, लेकिन जो उसमें बाकी की खूबियां हैं, यानी कि आपने कहा टेरेन हगिंग। देखिए टेरेन हगिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हमें दुश्मन के किसी खास, जो जैसे कहते हैं वेल डिफेंडेड टारगेट्स हैं, जहाँ पे कि रडार्स के द्वारा उनका एंटी डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम उनके बड़े मजबूत होते हैं। तो वहां अटैक करने के लिए हमें एक ऐसा मिसाइल चाहिए होता है जो रडार से बचता हुआ निकल जाए। एक मिसाइल जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है वो बहुत तेजी से वार करता है, लेकिन उसमें क्या है कि वो एक इस तरह की एक ट्रेजेक्टरी चला के चलता है, गया और एक जगह पे आ गया। वो दाएं बाएं ज्यादा नहीं घूम सकता। लेकिन ये जो एक मिसाइल है जिसे हम निर्भय के नाम से कहते हैं, इसमें बिल्कुल जमीन की सतह से या समुद्र की सतह के नजदीक उड़ते हुए 50 मीटर, 50 मीटर का अर्थ हुआ लगभग एक 8 मंजिल की इमारत के लगभग ऊंचाई पे उड़ता हुआ, जब ये टारगेट की तरफ बढ़ता है और रास्ते में अपना मार्ग बदल सकता है, क्योंकि ये एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट की तरह से है। और इसमें जब ये नजदीक पहुंचेगा तब जाके दुश्मन को पता लगता है कि एक मिसाइल मेरे नजदीक आ चुका है। कारण क्या है कि जो रडार वेव्स होती हैं, जो लैंड बेस्ड रडार हैं, वो लगभग 50 किलोमीटर से दूर का क्या जो जो खतरा है उसको भाप नहीं पाते अगर वह जमीन के नजदीक है तो। हाँ, अगर वो ऊंचाई पे उड़ता आ रहा है, जैसे आमतौर पर हवाई जहाज उड़ते हैं, तो लैंड बेस्ड रडार से पकड़ा जा सकता है। लेकिन इस किस्म का मिसाइल रडार की पकड़ में नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो पृथ्वी का जो गोलाई है उसके बीच में आ जाती है। दूसरी एक और खासियत निर्भय में है कि इसमें लॉइटरिंग कैपेबिलिटी है। लॉइटरिंग कैपेबिलिटी क्या है कि ये जाके टारगेट के नजदीक इंतजार कर सकता है एक सही मौके का कि मुझे किस समय अटैक करना है। वो सब चीजें पहले से ही प्रोग्राम कर दी जाती हैं। उदाहरण के लिए मैं कहना चाहूंगा, जैसे एक बहुत अहम टारगेट है जिसको हम हर कीमत पर डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, हम उसके ऊपर ऐसे मिसाइल को अलग अलग डायरेक्शन से 3-4 मिसाइल भेजेंगे, और जो वहां पहुंच भी जाएगा तो वह इंतजार करेगा ताकि दुश्मन सचेत ना हो जाए। जब सारे मिसाइल पहुंच जाएंगे, वो 2 या 3 जितने दागे गए हैं वो सब के सब एक साथ जाके अटैक करेंगे। यानी फिर आपके कहने का मतलब हम और हमारे दर्शक ये समझे कि सारे मिसाइल, अगर 4 मिसाइल ऐसे दागे जाते हैं, ये चारों मिसाइल आपस में बात कर रहे होंगे, मतलब इंटरकनेक्टेड होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बात कर रहे होंगे और एक साथ जाके अटैक करेंगे इसके ऊपर, ताकि वो समय जिस समय की खतरा जब जब मैक्सिमम डैमेज कर सकें दुश्मन को, उस समय का इंतजार करेंगे। तो इसको बोलते हैं लॉइटरिंग कैपेबिलिटी। ये क्षमता इस निर्भय मिसाइल में थी। तो ये आपने कहा जो सोच थी हमारे पास उस समय जब हम उसको डेवलप कर रहे थे, तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए कि जो ये गैप था हमारे 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 आर्सेनल में, उसको पूरा करने के लिए हमें एक निर्भय एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल की, जो कि एक समझिए कि एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट की तरह से जाएगा और वो जाकर के अपने टारगेट को निश्चित रूप से ध्वस्त करके आएगा। तो ये बहुत इसकी क्षमता है। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जहां तक ग्रीस का सवाल है, देखिए हमने टर्की के साथ हमने तो दोस्ती का हाथ हमेशा हर देश को बढ़ाया है। टर्की को भी हमने, जब उसको आवश्यकता थी, अर्थक्वेक आया था वहां पे, हमने सबसे पहले जाकर के मदद की और बहुत हर तरह से मदद की। उसका उत्तर उन्होंने क्या दिया कि हमारे जब जिस समय पाकिस्तान हम पे हमला कर रहा था, उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। तो खैर हम किसी से युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन हाँ, ग्रीस से हमारी मित्रता है, हमारा मित्र देश है, और हमें उसको सहायता करने का, उसको अपने हथियार बेचने का हमें पूरा अधिकार है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर टर्की को डर लगता है तो बहुत अच्छी बात है, डर लगना भी चाहिए। अगर गलत काम किया है तो गलत काम करके डर तो लगना बनता है।
डर बनता है, आप सही कह रहे हैं, डर बनता है। 12 नवंबर 2024 को उड़ीसा के चांदीपुर रेंज में पहली बार इस निर्भया का या LRLACM का टेस्ट किया गया था, तो सफलतापूर्वक टेस्ट यहां पर हुआ था। लेकिन तपेश सर, आपसे यहां पर समझना चाहेंगे, ये जो मिसाइल है ये क्या हाई वैल्यू टारगेट्स के लिए ध्यान में रखते हुए हमारे लिए बहुत कारगर है, ज्यादातर हाई वैल्यू टारगेट्स, और इसी परिप्रेक्ष्य में ग्रीस के लिए भी क्या हाई वैल्यू टारगेट्स के लिए बहुत ज्यादा सही रहेगी? क्योंकि टर्की इतना ज्यादा, वो जो जिस वर्ड की आप बात करते हैं स्ट्रेटेजिक डेप्थ, वो टर्की के पास शायद नहीं होगी अगर ये मिसाइल ग्रीस के पास होगी। राजीव जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। स्ट्रेटेजिक डेप्थ के साथ आता है स्ट्रेटेजिक डिटरेंस। ठीक है, तो पहली चीज तो जो इस तरह की मिसाइल्स होती हैं, क्रूज मिसाइल्स या बैलिस्टिक मिसाइल्स, एक डिटरेंस का काम करती हैं। इस मिसाइल का जो मैंने बताया ना परीक्षण हुआ है वो हुआ है, लेकिन अभी ये अनौपचारिक घोषणा है कि ग्रीस और हमारे बीच में बात हुई है, इसका कोई फॉर्मल कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि ट्रायल से लेकर इंडक्शन में 1.5-2 साल का अंतर लग जाता है। बट उस प्रोसेस को अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो फास्टर भी किया जा सकता है। ग्रीस का मीडिया जितना खुश होकर इस पे राइटअप्स दे रहा है और तुर्की का मीडिया परेशान होकर जो राइटअप दे रहा है, वो इशारे तो देता ही है। जी बिल्कुल, वही इशारे दे रहा है। और सबसे पहले तो यही है कि कोई भी कंट्री को आप जब ये माल बेचते हो इस तरह का डिफेंस प्रोडक्शन, तो पहले आपको अपने यहाँ यूज करना पड़ता है, अपनी फौज में शामिल कर सकता है, अदरवाइज क्रेडिबिलिटी थोड़ी कम होती है। तो मुझे लगता है कि इन बातों में कुछ सच्चाई जरूर है। अब ग्रीस को, और मैं पहले ग्रीस की बात करूंगा, हमें तो क्या फायदा है वो तो हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने इसको बता दिया कि हमें क्या गैप फिल करना था। देखिए, ग्रीस, तुर्की और ग्रीस दोनों नाटो के मेंबर हैं, तो दोनों में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होने को आज की डेट में थोड़ा सा मुश्किल माना जा सकता है। लेकिन डिटरेंस और जो प्रॉब्लम्स हैं बिटवीन नाटो कंट्रीज, उसमें देखते हुए सारे नाटो कंट्रीज ने, और अमेरिका इस समय बहुत ही डबल गेम खेल रहा है, तो सबने अपने अपने डिफेंस बजट बढ़ाए हुए। तुर्की ने भी बढ़ाया है, ग्रीस भी अपने डिफेंस बजट को बढ़ाया, बाकी यूरोपियन कंट्रीज भी बढ़ा रहे हैं। अब ग्रीस के साथ प्रॉब्लम क्या है कि, और सारे यूरोपियन कंट्रीज को प्रॉब्लम कब हुई? तब हुई कि जब टर्की ने रशिया से S-400 सिस्टम ले लिया। ये सभी की आंखों में काटा था। अब S-400 सिस्टम काफी कंपेटेबल सिस्टम है, तो S-400 सिस्टम को डिफीट करना है, अगर कल को कोई कन्फ्रंटेशन होता है, वो स्ट्रेटेजिकल डिटरेंस मेरे को अगर बनानी है, तो ग्रीस को ऐसी लो स्किमिंग या लो फ्लाई करने वाली एक सफिशिएंट रेंज की 1000 to 1500 किलोमीटर, जो बहुत एक्यूरेट हो, जैसा हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने भी बताया, तो वो एक मिसाइल चाहिए थी S-400 को। देखिए, कोई भी जो मिसाइल सिस्टम होता है उसका अपना ब्लाइंड जोन होता है। ब्लाइंड जोन मिसाइल का भी होता है और उसको पिकअप करने वाले रडार का। जो मिसाइल उड़ रही है, यानी जो टारगेट मिसाइल उड़ रही है, उसकी हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये मिसाइल 150 मीटर पे भी उड़ रही है, तो इट विल नॉट बी पिक्ड अप मोर देन 20-30 किलोमीटर, जो S-400 के लिए भी इसको डिस्ट्रॉय करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसलिए ग्रीस ने इस मिसाइल में डेफिनेटली इंटरेस्ट दिखाया होगा, और इंडिया तो अपनी डिफेंस प्रोडक्शन के पीछे जो डिप्लोमेसी कर रही है। अमेरिका क्यों करता है डिप्लोमेसी वर्ल्ड ओवर? अमेरिका डिफेंस डिप्लोमेसी करता है, वो डिप्लोमेसी करता है, पीछे से डिफेंस प्रोडक्शन जो बेस्ट ऑफ द हथियार है वो ऑफर करता है। अगर हम आज इस काबिल हैं कि हमने इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स ऐसी बना ली है जिसमें बस एक गैप बाकी था, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है, तो वर्ल्ड को ये दिखेगा कि हमें हर रेंज की मिसाइल, सुपरसोनिक हो, सबसोनिक हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो, इंडिया अपने आप में काबिले तारीफ काम कर रहा है। तो ये जब ग्रीस के पास पहुंचेगी, तो तुर्की का आप देखिए और स्टेटमेंट आने शुरू होंगे, इसका विरोध शुरू होगा, अमेरिका को लूप में लिया जाएगा। लेकिन हमें अपनी डिफेंस डिप्लोमेसी करनी चाहिए, और हमने बहुत चुन चुन के, हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत चुन चुन के फ्रेंड्स बना रही हैं कि कमी कहां है, वर्ल्ड में गैप्स कहां देख रहे हैं, किन चीजों की कमी किस देश के पास है, और हम किस चीज में महारत हासिल करते हैं। तो ये जो डिप्लोमेसी हो रही है ग्रीस के साथ, ये बहुत ही शानदार है और कंटिन्यू रहनी चाहिए। ऐसे तुर्की जैसे लोगों को, ऐसे दुश्मनों को, या ऐसे डबल चेहरे वाले दोस्तों को कह लो या दुश्मनों को कह लो, ऐसे ही डील किया जाता है। हमारे एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने भी ग्रीस का दौरा किया था कुछ वक्त पहले। डॉक्टर रवि कुमार गुप्ता, वो एक मिनट टोकूंगा, वो ये दौरे ऐसे प्लान नहीं किए जाते। जब डिफेंस डिप्लोमेसी होती है तो ये ऐसे ही दौरे प्लान किए जाते हैं। तो वो डिफेंस एक्सपो हुआ, फिर ये सब चर्चाएं हुई, और सडनली एयर चीफ मार्शल का दौरा प्लान हो गया। तो ये सब लिंक्ड है, ये सब लिंक्ड है। मैसेज बड़ा साफ यहां पर देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। रवि जी, ये मिसाइल का ग्रीस के पास आना, मैं ग्रीस के कॉन्टेक्स्ट में इस बात को रखूंगा, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं, भले ऑफिशियल कंफर्मेशन हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन खबरें इशारा वही कर रही हैं। क्या वहां पर जो अब तक जो पावर बैलेंस था
भारत की LRLACM उस पावर बैलेंस को ग्रीस की तरफ शिफ्ट कर देगी? बेशक राजीव जी, देखिए ग्रीस एक आइलैंड कंट्री है, और अगर आप नक्शे पर देखेंगे तो ग्रीस पे अगर इन LRLACM की तैनाती होती है तो टर्की के बहुत बड़ा इलाका इस मिसाइल की रेंज में आ जाता है। तो जैसा कि अभी ग्रुप कैप्टन साहब ने बताया कि ये एक स्ट्रेटेजिक डेटरेंस का काम करता है। देखिए, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, और खासकर ऐसे हालात में जबकि मल्टीपल कंट्रीज, बड़ी बड़ी ताकतें इन्वॉल्व हैं, एक तरफ रशिया है, दूसरी तरफ अमेरिका है, और सब अपने अपने चेहरे बदलते रहते हैं अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, तो ये जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है एक शतरंज की बिसात की तरह बन जाती है। इसमें क्षय और मात तो एक ही बार होती है ना, मात क्षय होती है, मात तो एक ही बार होती है, लेकिन इस बीच में जो चाल चली जाती हैं यही डिसाइड करती हैं कि अंत में जाकर के मात देने की आवश्यकता पड़ेगी या सामने वाला चुपचाप अपना एक सही रास्ते पे आ जाएगा। तो आवश्यकता हो सकता है, हम चाहेंगे कि कभी भी अगर ग्रीस लेता ही है इसको, और मुझे उम्मीद है कि लेगा, तो सबसे बड़ी सफलता इस मिसाइल की यही होगी कि कभी इसको इस्तेमाल करने की आवश्यकता ही ना पड़े, और जो डेटरेंस है उसके चलते टर्की थोड़ा लाइन पे आ जाए, भारत के लिए भी और ग्रीस के लिए भी। तो क्योंकि जैसा वहाँ की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके चलते जो लगभग 1/3 हिस्सा ग्रीस का जो है एक डिवाइडेड आइलैंड है, जिसमें दूसरे हिस्से पे टर्की डोमिनेटेड है। तो अब ऐसे में अभी तक क्या था कि ये आमने सामने है, जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर लगा हुआ है, आमने सामने है, लेकिन जो टर्की है वो काफी दूर था, ग्रीस की पहुंच के काफी बाहर था, और टर्की अपने आप में अपनी एयरफोर्स को, अपनी बाकी नेवी को काफी मजबूत बना चुका है। तो इसलिए ग्रीस के लिए चिंता का विषय था। मैं वही इसमें देख रहा हूं, अगर नौसेना के जहाज से लॉन्च होती है तो 1000 किलोमीटर, नहीं तो 1500 किलोमीटर, कन्वेंशनल वॉरहेड या फिर एटॉमिक, सभी कैपेबल। शायद तुर्की की परेशानी इसकी बहुत खासियतों के साथ है, और उससे भी बड़ी खासियत ये कि ये LRLACM टेरेन हगिंग यानी लो फ्लाइंग करेगी, पता करना भी इसका मुश्किल होगा। बहुत शुक्रिया तपेश सर आपका मेरे साथ जुड़ने